हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी आर्या और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का एक्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ बीन रिलेटेड टू द हाउस एग्रीमेंट ओवर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी जो लिमिटेशन है या फिर किस अथॉरिटी के अंडर वो प्रेजेंट होंगे या फिर उनके शूट कहाँ पे लाए जाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब हम आते हैं सबसे पहले इसकी अनेक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट पे। सबसे पहले हम इसका जो इंडेक्स है वो देख लेते हैं। इसका इंडेक्स में इसके जो एनफोर्समेंट डेट है जो 1 अप्रैल 2003 की है और प्रेसिडेंट की कंसेंट से एनफोर्समेंट 1 अप्रैल 2003 की है। इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं वो चैप्टर 7 है और सेक्शन है 32। तो हम वो डिस्कस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज 32 सेक्शन। अब हम आते हैं इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है जो इसमें बताई गई है कि प्रेसिडेंट ने कब असेंड दी, तो वो 11 मार्च 2003 को ये अनेक्ट हुआ था। ठीक है, प्रेसिडेंट की कंसेंट से। लेकिन एनफोर्समेंट डेट कब है इसकी? एनफोर्समेंट डेट बताई गई है 1 अप्रैल 2003 को। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्ट के बारे में। हमें एक्ट नंबर भी याद होना चाहिए, एक्ट नंबर फर्स्ट और 2003 का ये एक्ट अनेक्टमेंट हुआ था और एनफोर्समेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2003 को। ठीक है, अब हम एक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्यों है, इसको बनाया क्यों गया है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल फॉर फॉर्मिंग लेटिंग ऑफ रेंट फॉर rents for certain premises in the state of Rajasthan and matters incidental thereto. It enacted by the Rajasthan legislature in 52nd year of the Republic of India. ये जो रिलेटेड प्रोविज़न है जिसमें लेटिंग वाले प्रोविज़न है, रेंट्स वाले हैं, ये जो राजस्थान में जो प्रमाइजेज दिए जाते हैं उन बेस पर इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है बनाने का यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन फर्स्ट की तरफ। सो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 एंड सेकंड में आता है फर्स्ट में आता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। सेकंड में आता है इट एक्सटेंड टू द फर्स्ट इंस्टेंस एट सच म्यूनसिपलिटीज एरिया विच आर कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट एंड लेटर ऑन सच ऑफ द अदर म्यूनसिपल एरिया। मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन जारी करती है तो नोटिफिकेशन जारी करके हम किसी भी स्टेट में ये राजस्थान का है तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी तभी ये राजस्थान स्टेट में एप्लीकेबल होगा, इसमें ये बताया गया है। थर्ड जो सबसेक्शन में आता है शैल कम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट्स अपॉइंट। वही बात की गई है थर्ड में। अब हम आते हैं सेक्शन सेकंड की तरफ जिसमें डेफिनेशन के प्रोविज़न दिए गए हैं। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, सारी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आरजीएस की प्रोस्पेक्टिव से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ में क्या इंक्लूड होगा? सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लेबर्टीज, लिफ्ट, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विस, टेलीफोन सर्विस, टीवी केबल सर्विस एज लाइक। इसमें ये सब इंक्लूडेड हैं। अब हम आते हैं बी वाले प्रोविज़न अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का मतलब होगा जो सेक्शन 19 में कंस्टिट्यूट किया गया। बस इतना ही याद रखना ज़रूरी है। सी वाली डेफिनेशन में हम आते हैं तो सी में क्या है, लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दी गई है। मीन्स एनी पर्सन हु फॉर टाइमिंग इन रिसीविंग इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी प्रीमाइसेस। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो रिसीव करता है या फिर युक्त व्यक्ति होता है कि वो एंटाइल कर सके, लाइबल होता है उस चीज़ के लिए, तो उसके अकाउंट्स पर या वो एजेंट के माध्यम से ले सकता है, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, किसी के भी माध्यम से एनी पर्सन जो कि रिसीव करता है एंटाइल टू रिसीव इफ प्रमाइजेज लेड टू टेनेंट। मतलब उस टेनेंट को अगर वो रेंट पर प्रमाइजेज दिया जाता है तो उसके लिए वो रेंट ले सकता है, इसमें ये बताया गया है। अब इसमें डेफिनेशन सी पढ़ना ही ज़रूरी है, डी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लीज़ की एंड म्यूनसिपल। इसमें सिर्फ इतना याद होना चाहिए हमें कि डी प्रोविज़न में डी वाली डेफिनेशन में क्या है, तो हमें सिर्फ लीज़ याद होना चाहिए। तो लीज़ की डेफिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताई गई है, तो उसके माध्यम से हम इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। ई प्रोविज़न में हम आते हैं तो म्यूनसिपलिटीज़ एरिया, सिर्फ इतना याद रहना चाहिए हमें। एफ की डेफिनेशन में प्रेमाइजेज आता है
ठीक है। प्रोमाइजेज हमें डिटेल में डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एनी लैंड नॉट बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर, जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं होती है, या फिर कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई पार्ट जिसमें कि फार्म है अदर देन फार्म की बिल्डिंग, मतलब इसमें एग्रीकल्चर की बिल्डिंग इंक्लूड नहीं होगी। अगर कोई बिल्डिंग है उसका पार्ट है जो फार्म की बिल्डिंग नहीं होगी। और इंटेंडिंग टू लेट फॉर यूज़ ऑफ रेजिडेंस एंड कॉमर्शियल यूज़ फॉर एनी अदर पर्पज़, बल्कि मतलब वो फार्म की बिल्डिंग नहीं होगी, लेकिन वो रेजिडेंस और कॉमर्शियल यूज़ के लिए हो सकती है, तो उसको प्रोमाइजेज में हम इंक्लूड कर सकते हैं। जो इसका फर्स्ट की ए और बी प्रोविज़न हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं फर्स्ट की तरफ। ठीक है, तो इसमें पहला है कि गार्डन और ग्राउंड्स, गोडाउन, गैरेज एंड आउट हाउसेज इफ एनी अपार्टमेंट विद द बिल्डिंग एंड पार्ट, उसको भी हम प्रमाइजेज में इंक्लूड करेंगे। सेकंड में आता है कोई फर्नीचर सप्लाइड है लैंडलॉर्ड के द्वारा, तो उसको भी हम प्रमाइजेज में इंक्लूड करेंगे। और थर्ड में आता है कोई फिटिंग है या फिर कोई एमिनिटीज़ है जो कि बिल्डिंग का पार्ट है, तो उसको भी हम प्रमाइजेज में ऐड कर सकते हैं। फोर्थ में है कि अगर कोई लैंड अपार्टमेंट लेट विथिंग बिल्डिंग और उसका पार्ट है, उसको भी हम प्रोमाइजेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन आगे वाले पार्ट में, जिसमें एफ ए रेंट अथॉरिटी है। तो रेंट अथॉरिटी को हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि एफ में रेंट अथॉरिटी है। इसके बाद में हम आते हैं जी में, जिसमें रेंट ट्रिब्यूनल है। रेंट अथॉरिटी के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 22A में डिस्कस करा गया है। जी में रेंट ट्रिब्यूनल है जो सेक्शन 13 में है। अब सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन एच में है। इसकी डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 65 ईयर एंड मोर, मतलब जिसकी 65 साल या उससे अधिक की आयु होगी। अब हमें जो आई में टीनेंट की डेफिनेशन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमें याद होनी ही चाहिए। द पर्सन बाय हुम ऑन हुज बिहाफ rent is over but for contract express and implied would be payable for any premises to his landlord, including the person who is continuing in its possession after the termination of his tenancy, otherwise that by an order or decree for equation passed under the provision of this act। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से जिसके अकाउंट्स पर बिहाफ पर रेंट पेबल होगा, और जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत पेबल होगा वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली होगा उस प्रमाइजेज के लिए, जिसमें कि लैंडलॉर्ड इंक्लूड करता है उस व्यक्ति को। ठीक है, जो कंटिन्यू उसके पोजेशन में है। ठीक है, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, टेनेंसी ख़त्म होने के बाद भी, लेकिन वो न्यू टेनेंसी में एंटर करके ही पेमेंट करके फिर से उसका पोजेशन में रह सकता है। ठीक है, डिक्री फॉर एक्विशन पास्ड अंडर द प्रोविज़न, लेकिन जो एक्विशन की डिक्री, लेकिन उसको बेदखल कब कर दिया जाएगा, इन किन केसेस में वो डिक्री पास हो सकती है, ये प्रोविज़न हमें बताए गए हैं इनके अंतर्गत। सेकंड में क्या है, इन द इवेंट डेथ ऑफ द पर्सन इज रेफर्ड अंडर सब क्लोज फर्स्ट, इसके अंतर्गत अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें प्रोविज़न कौन कौन से दिए गए हैं। इन केस ऑफ प्रोमाइजेज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज और हिज सर्वाइंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर हु हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडिंग विथ हिम, इसका मतलब ये है कि अगर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई एकमात्र पुत्र है या बेटी है या माँ है या बाप है, उसके रेजिडेंटियल पर्पज़ के लिए है, तो वो इसको बेदखल कर सकता है। ठीक है, इस केस में क्या है, कॉमर्शियल या बिजनेस पर्पज़ के लिए है तो भी वो इसको बेदखल कर सकता है। इन केसेस में वो टेनेंट को हटा सकता है, अदरवाइज वो न्यू टेनेंसी में एंटर करके और पेमेंट करके वो मतलब उस पोजीशन को बनाए रख सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं जे डेफिनेशन की तरफ, जिसमें ट्रिब्यूनल मींस अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट ट्रिब्यूनल हो सकते हैं ट्रिब्यूनल के अंतर्गत। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जिसमें सर्टेन चैप्टर सेकंड एंड थर्ड नो टू अप्लाई इन सर्टेन प्रमाइजेज एंड टेनेंसी। जो ये प्रमाइजेज दिए गए हैं इन पे चैप्टर सेकंड और थर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रमाइजेज हैं। पहला जो प्रमाइजेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से बिलोंग करता है। सेकंड में क्या है, सॉरी, इसमें फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो सबसेक्शन फर्स्ट में बताए गए हैं कि कौन से प्रमाइजेज पर चैप्टर सेकंड और थर्ड अप्लाई नहीं करता है। अब थर्ड से आगे जो
बताए गए हैं वो है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, अगर कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट है, कंस्टिट्यूट है सेंट्रल या राजस्थान एक्ट के अंतर्गत, स्टेट जो राजस्थान का एक्ट है उस स्टेट के अंतर्गत, अगर कोई प्रेमाइजेज बिलोंग करता है किसी कंपनी के अंतर्गत जो कि सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंतर्गत है, अगर कोई प्रेमाइजेज बिलोंग करता है देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट और जो मैनेज है कोई प्रॉपर्टी या मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, या फिर प्रॉपर्टी जो वक्फ रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, जो वक्फ के अंतर्गत प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वक्फ एक्ट में, उस पर भी ये चैप्टर सेकंड और थर्ड अप्लाई नहीं होगा। अब हम आते हैं एट्थ प्रोविज़न में। इसमें प्रोमाइजेज अगर कोई रिलीजियस चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट से रिलेटेड है, अगर कोई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड है, उसका प्रोमाइजेज बिलोंग करता है तो वो चैप्टर सेकंड और थर्ड अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई प्रोमाइजेज है जो कि पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें कि कोई कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश है भाई अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट के अंतर्गत, और जिसमें कैपिटल है जिसने कि जो शेयर कैपिटल मतलब अपना जो शेयर पेड कर दिया है वो शेयर, वो है 1 करोड़ या उससे अधिक का, तो इन इन प्रमाइजेज पर चैप्टर सेकंड और थर्ड अप्लाई नहीं करेगा। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन इसमें एक और प्रोविज़न दिया गया है, सॉरी, अब हम आते हैं सेक्शन इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि प्रमाइजेज लेट आउट टू सिटीजन जो फॉरेन कंट्री या एम्बेसी या हाई कमीशन लेजिस्लेशन अदर बॉडी से रिलेटेड कोई प्रमाइजेज है। अब हम आते हैं सेक्शन 4 की तरफ, रेंट टू बी एग्रीड, मतलब रेंट कब एग्रीड होगा दोनों पार्टीज के बीच में, अगर कोई रेंट पेबल है किसी प्रमाइजेज के लिए सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न, इस एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से, तो वह लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में एग्रीड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं माने जाएगा इट शैल नॉट इंक्लूड that it shall not include sorry that charges payable for amenities which may be agree upon separately, मतलब जो चार्जेस हैं वो एमिनिटीज के लिए पेएबल होंगे जिसके लिए दोनों सहमत नहीं है, सेपरेटली है, मतलब उनकी जो मतलब कंसेंट है ना वो अलग अलग है। अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड है लेकिन अगर उनके चार्जेबल पेएबल है ना अम्यूनिटीज़ के लिए, तो उनके लिए उनके कंसेंट अलग अलग है, तो इसमें ये डिफरेंस प्रोविज़न हो सकते हैं उनके पर। अब हम आते हैं सेक्शन 5 की तरफ, पेमेंट एंड रिमिटेशन ऑफ रेंट बाय टेनेंट। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पेमेंट कैसे करेगा या उसका रिमिटेशन उसको कम कैसे करेगा, अगर कोई पेमेंट करता भी है रेंट टेनेंट कोई करता है, तो अनलेस एग्रीड अदरवाइज इवेंट टेनेंट शैल पे रेंट बाई 15 डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ वेयर द रेंट इज़ पेबल। इसका मतलब ये है कि जब तक कि दोनों पार्टीज एग्रीड नहीं हो जाती कि भाई हमने इस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और इस दिन कॉन्ट्रैक्ट से अगले महीने की इस डेट पर ही आप मेरे को ये पेड करेंगे, जब तक कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है ना, तो क्या करेगा टेनेंट, क्या करेगा 15 डेज में जो जिस मंथ पे उसने पेड करा था ना अपना रेंट, उसके 15 डे के बाद से ही वो उस दूसरे मंथ का पेमेंट कर देगा रेंट का। ठीक है, सेकंड सबसेक्शन में आते हैं कि टेनेंट मेक ए पेमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ रेंट शैल बी एंटाइल्ड टू ऑब्टेन ए रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट। वो अमाउंट की रिसिप्ट ले लेगा टेनेंट कि मैंने आपको रेंट जो क्या है पेड कर दिया है, जो ड्यूली साइंड होगा लैंडलॉर्ड के द्वारा या उसके ऑथराइज एजेंट के द्वारा। थर्ड सबसेक्शन में आते हैं, अगर टेनेंट पेमेंट करता है लैंडलॉर्ड को उसके एजेंट को, तो वो किन प्रोविज़न के अंतर्गत किन मेथड में करेगा। ये 3 मेथड हमें दिए गए हैं, क्या तो वो पर्सनल पेमेंट कैश के द्वारा, चेक, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, या फिर बैंक अकाउंट एज में बी स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड के द्वारा जो बैंक अकाउंट स्पेसिफाई करा गया है, या फिर पोस्टल मनी ऑर्डर के द्वारा पे कर सकता है। अब हम आते हैं इसके सबसेक्शन 4 में कि लैंडलॉर्ड डिस्पोज कर सकता है टेनेंट का बैंक अकाउंट्स नंबर, नेम ऑफ द बैंक इन सेम म्युनिसिपल एरिया। अगर मतलब टेनेंट क्या करता है अपना डिस्क्लोज कर दिया उसने, ठीक है, टेनेंट का बैंक अकाउंट नंबर और नेम उसी म्युनिसिपल एरिया में जहाँ पर कि रेंट एग्रीमेंट हुआ है, तो नोटिस भेजा जाएगा उसके द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट में और उस पे एक्नॉलेजमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 6 की तरफ, रिवीजन ऑफ रेंट, जहाँ पर चैप्टर सेकंड शुरू होता है। अब इसके प्रोविज़न जो थर्ड वाले हमारे सेक्शन है उसके प्रोविज़न पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 6, रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग
tenancy. Nothing with anything contains in any agreement where the premises have been let out before the commencement of this act. The rent thereof shall be liable to revise according to formula indicate below. इसमें कहा गया है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होना तब तक कि अगर कोई प्रेमाइजेज लेट आउट हुआ है इस एक्ट के शुरू होने से पहले, मतलब अगर ये 2003 को एनफोर्स हुआ तो उससे पहले अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो रेंट पर दी जा रही थी वो किन प्रोविज़न के अंतर्गत होगी, और अगर वो रेंट पे दी जा रही थी तो हम उस एग्रीमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सेक्शन 6 में बताया गया है। तो इस एक्ट के शुरू होने से पहले जो रेंट है पेएबल होगा वो रिवाइज्ड होगा इन फॉर्मूला के हिसाब से। किन फॉर्मूला, अब हम पढ़ते हैं आगे। वेयर द प्रोमाइजेज हैज़ बीन लेट आउट प्रेयर टू 1 जनवरी 1950 इट शैल बी डीम टू हैव बीन आउट ऑफ द 1 जनवरी 1950 रेंट पेएबल एट द टाइम shall be liable to increase 5% per annum and per annum, मतलब अमाउंट सॉरी इसमें increasing the rent shall be merged in such rent after 10 year the amount of the rent so arrived at shall again be liable to be increased at the rate of 5% per annum in similar manner up to the year of commencement of this act। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रेंट जो कि 1 जनवरी 1950 से कोई प्रमाइजेज लेट आउट हुआ, ठीक है, उस टेनेंट ने जिसने उस प्रमाइजेज को रेंट पर लिया है वो उसको पेड करता है, ठीक है, पेड कर दिया 1 जनवरी 1950 रेंट पेएबल हो गया। अब रेंट पेएबल होने के बाद में जो इंक्रीज रेंट होगा वो 5% होगा, ठीक है, 5% होगा एवरी मंथ का, ठीक है। 5% होने के बाद में जो इंक्रीज हुआ है रेंट वो मर्ज हो जाएगा, किस में मर्ज होएगा, आफ्टर 10 ईयर, मतलब हर महीने 5% जो इंक्रीज हुआ है वो 10 ईयर्स में जो है एक साथ मर्ज हो जाएगा, और अगेन वो 1 ईयर के बाद 5% और इंक्रीज हो जाएगा। इसमें ये इस सबसेक्शन में ये प्रोविज़न इस क्लोज में ये प्रोविज़न बताया गया है। Where the premises has been let out on 1st January 1950, the rent able at the time of the commencement tenancy shall be liable to increase at the, ये इसमें यही प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई रेंट मतलब प्रेमाइजेज जो लेट आउट हुआ है 1 जनवरी 1950 को तो पेएबल होता है इस एक्ट के शुरू होने पर, तो टेनेंसी बढ़ जाएगी 5% पर एनम के हिसाब से, और जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है रेंट का वो मर्ज हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर, और जो अमाउंट रेंट का अराइव्ड होता है अगेन वो दोबारा 5% बढ़ जाएगा। इसमें यही बताया गया है। अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। नथिंग विथ एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन फर्स्ट वेयर द पीरियड ऑफ 10 ईयर फॉर मर्जर ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट अंडर सबसेक्शन इज नॉट कंप्लीटेड अप टू द ईयर ऑफ दिस एक्ट commencement of this act, the rent at the rate of 5% shall be increased up to the year of commencement of this act and rent shall be merged in rent। मतलब इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी जो रेंट हमने पेड करा है सबसेक्शन फर्स्ट में जो पीरियड है 10 ईयर का वो मर्ज जिसमें मर्ज हो रहा है इंक्रीज रेंट, वो अगर कंप्लीट नहीं होता है तो इस एक्ट के शुरू होने पर हम उसको 5% बढ़ा, मतलब हमने कोई हाउस रेंट पर दे दिया तो हम हमारा ये क्या है एक्ट शुरू हुआ बाद में, लेकिन हमने उस हाउस को रेंट पे पहले दे दिया तो हम उसका 5% बढ़ा देंगे, और इंक्रीज हुआ है वो पूरी साल के लिए वो इंक्रीज में 5% रहेगा, ठीक है। और इस एक्ट के शुरू होने पर जो इंक्रीज रेंट है वो मर्ज कर दिया जाएगा उस रेंट में, मतलब हमने 1 साल का जो रेंट लिया 5% के बेस पे, तो हम उसको मर्ज करके नेक्स्ट ईयर में 5% और ऐड करके फिर हम उसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। सबसेक्शन 2 में ये बात कही है। सबसेक्शन 3 में जो बात कही है, सॉरी, इसमें बताया गया है कि रेंट अराइव्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूलाज गिवन फर्स्ट एंड 2 शैल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट शैल बी लाइबल टू इंक्रीज 5% amount increase and shall be merged in after 10 years such further liable to increase at similar rate and merge in similar till tenancy सबसिस्ट। मतलब इसमें ये कहा गया है कि अगर मतलब जो कंटेन प्रोविज़न दिए गए सबसेक्शन 1 में अगर पीरियड है 10 ईयर का तो वो मर्ज हो जाएगा इंक्रीज रेंट, सॉरी मैं सेकंड सबसेक्शन पढ़ने लगी। द रेंट अराइव्ड हुआ है जो फॉर्मूला से सबसेक्शन फर्स्ट और सेकंड अगर प्रत्येक ईयर कंप्लीट मतलब इसमें ये प्रोविज़न दिया गया जैसे मैंने ऊपर बताया है कि जो
प्रत्येक ईयर कंप्लीट होती है तो कंप्लीट होने पर 5% का बढ़ा दिया जाएगा, और प्रत्येक 10 साल में उसको और 5 ईयर का बढ़ा दिया जाएगा। और मतलब जो सिमिलर रेट होगी, मर्ज होगी सिमिलर मैनर, जब तक कि टीनेंसी बनी रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं सबसेक्शन 4 की तरफ। रेंट रिवाइज एज फॉर्मूला गिवन अंडर सबसेक्शन फर्स्ट एंड शैल बी पेएबल आफ्टर द commencement of this act and from the date agreed upon between the landlord and tenant, and petition is filed against the rent tribunal before the date of filing of such petition। इसमें कहा गया है कि जो रिवीजन रेंट का जो प्रोविजन है, जो 1 और 2 के हिसाब से फॉर्मुलेट किया जाएगा और वो पेएबल होगा अगर इस एक्ट के शुरू होने के बाद में अगर कोई डेट एग्रीड होती है दोनों पार्टीज के बीच में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट में, तो पिटीशन मतलब वाद कर दिया जाएगा वहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष फिलिंग ऑफ द डे पिटीशन को लगा करके। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 में भी रिवीजन ऑफ रेंट की बात कही गई है, लेकिन ये एग्जिस्टिंग टीनेंसी की बात में कहा गई है। वो क्या कहा था कि अगर आपका एक्ट कमेंसमेंट हुआ है या नहीं ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसमें कौन सी बात कही है कि आपका जो एक्ट है वो कमेंसमेंट में आ चुका है, वो एनफोर्स हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे उस टेनेंसी को रिवाइज कर सकते हो। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, रेंट ऑफ प्रोमाइजेज लेट आउट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी लाइबल टू इंक्रीज। ये उसके अकॉर्डिंग ये होगा 5% पर एनम पर, और अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा जो मर्ज हो जाएगा प्रत्येक आफ्टर 10 ईयर, प्रत्येक 10 साल में, और फर्दर इंक्रीज हो जाएगा उसी रेट पर, सिमिलर रेट पर, और सिमिलर में मर्ज हो जाएगा। और जो अगर कोई एग्रीमेंट है इंक्रीज ऑफ रेंट इन एक्सेस 5% शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंड, मतलब कोई एग्रीमेंट है इंक्रीज करने के लिए रेंट को जो कि 5% से अधिक का है तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया है फ्रॉम द 5% शुड बी वैलिड, लेकिन अगर मिनिमम है 5% के तो वैलिड रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 8 की तरफ, जो लिमिटेड पीरियड टीनेंसी में। इसमें जो फर्स्ट सबसेक्शन कहा गया है कि ए लैंडलॉर्ड में लेट आउट द प्रेमाइजेज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फॉर ए लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, मतलब कोई भी जो लैंडलॉर्ड है वो लेट आउट करता है अपने प्रोमाइजेज को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो कि 3 साल से अधिक का नहीं होगा। सेकंड सबसेक्शन में आते हैं कि लैंडलॉर्ड अगर प्रपोज करता है कि टेनेंट एक जॉइंट पिटीशन सबमिट करे रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष में, तो वो परमिशन एंटर करेगा इसमें लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के बारे में फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन। मतलब इसमें क्या है कि लैंडलॉर्ड टेनेंट से ये चाहता है कि वो एक जॉइंट पिटीशन सबमिट कर दे रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष में, जिसमें कि वो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में एंटर करे उसके साथ में, और वो उनको एक जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे जो कि पोजीशन रिकवरी के पोजीशन का होगा। ठीक है, सबसेक्शन 3 में आते हैं कि रेंट ट्रिब्यूनल उनको परमिशन ग्रांट कर देती है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की इमीडिएटली आफ्टर इशू ऑफ द सर्टिफिकेट, और जो क्या है पोजीशन का सर्टिफिकेट तुरंत जारी कर देती है, तो वो प्रोमाइजेज एग्जीक्यूटेबल होगा ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, मतलब वो प्रोमाइजेज एग्जीक्यूटेबल होगा वो पीरियड के एक्सपायर होने पर जो मेंशन किया गया है सर्टिफिकेट में, और जो प्रोमाइजेज है ना वो ग्रांट हो जाएगा। मतलब लेकिन हाँ सॉरी, इसमें कहा गया है कि जो परमिशन है ना, जो इसने परमिशन दी कि रेंट ट्रिब्यूनल ने कि आप लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में एंटर कर सकते हो, वो 3 बार से अधिक नहीं होगी। जो परमिशन शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड मोर देन 3 मंथ्स इन फॉर द सेम प्रोमाइजेज, एक ही प्रोमाइजेज से की 3 बार से अधिक जो परमिशन ग्रांट नहीं होगी लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की। ठीक है, अब इसमें हम प्रोविज़ो में आते हैं, तो जो सर्टिफिकेट रिकवरी ऑफ पोजीशन का उसने जारी करा है इस सेक्शन में, अगर वो बीत जाता है, वो टाइम पीरियड बीत जाता है जो हमने उसको पीरियड दिया था, तो पिटीशन फॉर एग्जीक्यूशन के लिए लगाई गई है। इसमें क्या कहा गया है कि सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन इशूड इन दिस सेक्शन शैल लैप्स इफ द पिटिशन ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ नॉट बीन फिल्ड, और अगर पिटिशन नहीं फिल्ड की गई बिफोर द ट्रिब्यूनल 6 मंथ के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द, तो वो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। मतलब इसमें ये कहा गया है कि हमने लिमिटेड पीरियड टेनेंसी उसको दे दी कि आप इस टाइम पीरियड के भीतर इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करवा लो। ठीक है, अब वो उसमें नहीं करवाते, उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन अगर वो टाइम पीरियड बीत जाता है, मतलब वो लैप्स हो गया, तो वो जो पिटिशन हमने लगाई है ना
वो अगर हमने फिल नहीं करी तो वो 6 मंथ के भीतर वो सर्टिफिकेट एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 9 की तरफ। एक्विजिशन ऑफ टेनेंट, टेनेंट को कब बेदखल किया जाएगा? नथिंग विद एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ कॉन्ट्रैक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ऑर्डर टू एक्विजिशन ऑफ टेनेंट अनलेस इट इज सेटिस्फाई दैट, कि किन प्रोविज़न में वो एक्विट नहीं करेंगे उस टीनेंट को। इसमें पहला प्रोविज़न है कि टीनेंट नाइदर पे, मतलब सॉरी, इसमें टीनेंट को कब वो बेदखल कर सकते हैं? अगर टीनेंट ने कोई अमाउंट पेड नहीं करा है, ना ही कोई टेंडर अमाउंट रेंट का दिया है 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब इसमें जो प्रोविज़ो दिया गया है कि अगर कोई ग्राउंड्स है अंडर दिस क्लोज शैल नॉट बी अवेलेबल, अगर कोई ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं है लैंडलॉर्ड के पास, हैज़ नॉट डिस्क्लोज टू द टेनेंट हिज बैंक अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ द बैंक इन द सेम म्यूनसिपल एरिया इन रेंट एग्रीमेंट बाई नोटिस सेंड टू हिम बाई रजिस्टर्ड पोस्ट एंड एक्नोलेजमेंट ड्यू। मतलब इसमें यह है कि अगर वो 4 महीने तक कोई रेंट ही पे नहीं करता है तो उसका प्रोविज़न हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि लैंडलॉर्ड ने किसी भी ग्राउंड पर नहीं, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है और उसने अपना बैंक अकाउंट डिस्क्लोज ही नहीं करा टेनेंट को कि आप इस अकाउंट्स पे पेड कर दो, ठीक है, उसी म्यूनसिपल एरिया में, या ना कोई नोटिस भेजा उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, तो उसके लिए उसको एक्विट नहीं किया जाएगा, मतलब सॉरी, एक्विट नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं इसके प्रोविजन 2 में। लेकिन उसमें क्या गया है कि no petition on the ground under this clause shall be filed unless the landlord has given a notice to the tenant। कोई भी पिटिशन नहीं लगाई जाएगी जब तक कि लैंडलॉर्ड उस टेनेंट को नोटिस ना दे दे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू एंड डिमांडिंग एरियर्स ऑफ रेंट एंड द टेनेंट हैज़ नॉट मेड पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट विदिन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। मतलब ये है कि कोई भी पिटिशन नहीं लगाई जाएगी जब तक कि लैंडलॉर्ड उसको नोटिस ना दे दे और टेनेंट को रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से, या फिर वो एरियर्स की डिमांड ना करे रेंट की, या फिर टेनेंट ने कोई एरियर्स ऑफ रेंट पेमेंट नहीं करी हो 30 डेज के भीतर। अभी इसमें आते हैं हम क्लोज बी की तरफ। इसमें अगर विलफुली कॉज करता है या फिर कॉज करता है सबसिस्टेंटली डैमेज करता है टेनेंट। अब हम आते हैं सी में क्या कहा गया है कि टेनेंट हैज़ विदाउट रिटर्न परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड मेड एंड परमिटेबल टू बी मेड कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल अल्टर द प्रमाइजेज इज लाइकली टू डिमिनिश द वैल्यू। मतलब उसकी परमिशन के बगैर ऐसा ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन करता है जो कि उसकी वैल्यू को डिमिनिश करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, डी क्लोज में कहा गया है अगर कोई क्रिएट करता है न्यूसेंस, ठीक है, जो कि सॉरी एडमिटेड ऑफ टेनेंसी एडवर्सली सबसे इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ई प्रोविज़न में है कि प्रोमाइजेज विदाउट द रिटन परमिशन, अगर सबलेट करता है मतलब उसमें रहते हुए ही उस जो क्या है उस हाउस को या फिर जो भी उसको रेंट पे मिला है उसको सबलेट करता है उस लैंडलॉर्ड की परमिशन के बगैर, तो उस प्रोविज़न में वो क्या नहीं होगा, एक्विट हो जाएगा, सॉरी एक्विट हो जाएगा। एंड it is established that some person other than the tenant in exclusion possession of the whole of the part of a premises is मतलब इसमें ये कहा गया है कि अगर वो खुद की बजाय किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट करता है, फिर वो रिनाउंस करता है उसका कैरेक्टर, उस डिनाई करता है टाइटल लैंडलॉर्ड का, मतलब लैंडलॉर्ड के टाइटल को उसको रिफ्यूज़ करता है, मना कर देता है कि भाई इसका कोई पोजीशन ही नहीं है, और अपना कैरेक्टर रिनाउंस करता है। या फिर क्या करता है कि वो प्रमाइजेज को लेट आउट करता है रेजिडेंटल पर्पज़ के लिए, लेकिन उसको दिया गया रेजिडेंटल पर्पज़ के लिए, लेकिन वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है। और अगर मतलब लेट आउट हुआ है रेजिडेंटल पर्पज़ के लिए, और अगर उसकी सर्विस में या एम्प्लॉयमेंट में मतलब इसमें ये है कि प्रमाइजेज लेट आउट टू द टेनेंट फॉर रेजिडेंटल पर्पस बाय द रीजन ऑफ हिज, जो सर्विस और एम्प्लॉयमेंट है लैंडलॉर्ड के, लेकिन टेनेंट क्या करता है, सीज करता है टू बी सच सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट, उसकी जो सर्विस एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करता है, ठीक है, और उसके प्रोमाइजेज को बोनाफाइडली लैंडलॉर्ड के द्वारा यूज़ करता है, ऑक्यूपेशन को खुद के द्वारा या उसकी फैमिली के द्वारा या फिर उसके ऑक्यूपेशन के द्वारा, या जो भी है इसमें बताया गया है। अगर कोई तो उसमें क्या है प्रोविज़ो क्या कहा गया है कि अगर कोई डिक्री पास होती है एक्विजिशन की उसको बेदखल करने की, पर द डिग्री ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी प्रोमाइजेज इज आउट बाय लैंडलॉर्ड अंडर क्लोज फर्स्ट, अगर वो लैंडलॉर्ड के द्वारा पास होती है
तो वो प्रोहिबिट किया जाएगी। क्यों प्रोहिबिट की जाएगी? कि फ्रॉम द लेटिंग आउट द सेम ऑफ एनी अदर पर्सन विदिन ए पीरियड ऑफ 3 years। मतलब अगर लैंडलॉर्ड ने उसको बेदखल कर दिया, अब उसमें क्या है, कोर्ट ने उसके टेनेंट के अगेंस्ट में डिक्री पास कर दी कि भाई आप इतनी पेमेंट करो और आप इनका घर खाली करो। तो उस 3 साल के भीतर अगर वो लैंडलॉर्ड उसी प्रमाइजेस को किसी थर्ड पर्सन को, किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, तो उस केस में वो क्या है, डिक्री क्या हो जाएगी, इसमें कहा गया है कि वो डिक्री इट्स आउट टू बी फ्रॉम लेटिंग आउट द सेम प्रमाइजेज अंडर प्रोहिबिट हो जाएगी। ठीक है, उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा 3 साल के। और इन केस ऑफ प्रमाइजेज आर लेट आउट द टेनेंट शैल बी एंटाइल्ड फॉर restoration and possession of petition moved by before rent tribunal, and rent ट्रिब्यूनल शैल डिस्पोज ऑफ सच पिटिशन एक्सपीडियसली एंड प्रोसीजर लीज 16 के अंतर्गत उस प्रोसीजर को अप्लाई करेगी रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, टिनेंट क्या करेगा, उसमें टिनेंट रिस्टोर कर लेगा अपना पोजीशन। ठीक है, अब हम आते हैं जो जे प्रोविजन में। इसमें क्या है, टिनेंट अगर बिल्ड करता है, एक्वायर करता है वेकेंट पोजीशन और उसको एलोटेड करता है सुटेबल प्रमाइजेज एक्विटे, मतलब वो किसी का प्रमाइजेज है उसको उस पे कोई मतलब कंस्ट्रक्शन करता है या एक्वायर्ड करता है कि खाली पोजीशन मिला था मेरे को तो मैंने तो इसको एक्वायर कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है उसको हटाया जाएगा वहाँ से। कि प्रोविज़न में हम आते हैं तो इसमें प्रोमाइजेज क्या है, यूज़ हुआ है विदाउट रीजनेबल कॉज फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब इसमें क्या है कि वो यूज़ ही नहीं हुआ, सॉरी इसमें यूज़ ही नहीं हुआ 6 मंथ तक इमीडिएटली प्रोसीडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द पिटिशन, मतलब उस पिटिशन की डेट से 6 महीने के भीतर उसने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अपने उस प्रोमाइजेज को यूज़ ही नहीं करा है। अब हम आते हैं इसके आगे वाले सॉरी इसमें एल प्रोविज़न में कि अगर कोई लैंडलॉर्ड रिक्वायर करता है अथॉरिटी के द्वारा जो कि अबैट करता है क्राउडिंग ऑफ द प्रोमाइजेज, मतलब इसमें ये कहा गया है कि लैंडलॉर्ड ने मतलब अथॉरिटी से रिक्वायर्ड करता है कि ओवर क्राउड हो रही है मेरे प्रेमाइजेज में, तो और भी टेनेंट को हटाया जा सकता है। अगर लैंडलॉर्ड रिक्वायर करता है कि प्रेमाइजेज कैरी आउट बिल्डिंग वर्क्स, मतलब उसकी परमिशन के बगैर अगर कोई बिल्डिंग वर्क होता है तो भी टेनेंट को हटाया जा सकता है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के परसुएंस से क्या है, इम्प्रूवमेंट कोई स्कीम है या डेवलपमेंट स्कीम है, तो अगर ये करता है तो भी उसको हटाया जा सकता है। और अगर प्रमाइजेज जो अनसेफ और अनफिट है ह्यूमन हैबिटेशन के हिसाब से, तो भी उसको हटाया जा सकता है। इसमें ये प्रोविज़न कहा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 10 की तरफ, राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन इन सर्टेन केसेस। मतलब लैंडलॉर्ड अपना जो पोजीशन रिकवर कैसे करेगा इमीडिएट, जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो 10 में दिए गए हैं। अब इसके जो सबसेक्शन फर्स्ट में बात कही गई है वो ये है कि नथिंग विद एनीथिंग इन टू द कंट्रेरी इन दिस एक्ट एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन एनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड यूजेज। मतलब जो अलग प्रोविज़न के बजाय इन प्रोविज़न में क्या कहा गया है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड जो कि ऑन ए पिटिशन बीइंग फिल्ड इस बिहाफ पर कि रेंट ट्रिब्यूनल में पिटिशन लगाता है कि रिकवर करता है अपना इमीडिएट पोजीशन, जो कि रेजिडेंटियल प्रोमाइजेज है, किन बेस पर करता है कि अगर इज एंड वाज ए मेंबर, जो आर्म फोर्सेज का मेंबर है या प्रिलिमिनरी फोर्सेज का मेंबर है यूनियन का, जो कि पिटिशन फिल करता है 1 ईयर के भीतर प्रियर टू द सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट की डेट से या उसके रिलीज या डिस्चार्ज की डेट से 1 साल के भीतर में, कि वो जो है अपनी जो पिटिशन फिल करता है, ठीक है, कि विथिन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉमेंसमेंट, तो उस प्रमाइजेज में एक्विट कर सकते हैं उस टीनेंट को। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल में अपनी पिटिशन करता है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का, स्टेट ओड कॉरपोरेशन, और 1 साल के भीतर ये वही प्रोविज़न है 1 साल के भीतर जो अपने रिटायरमेंट से उसके भीतर में, तो इस एक्ट के शुरू होने पर तो तब भी हटाया जा सकता है। और अगर वो सीनियर सिटीज़न है जो कि एक्सपायर होने पर 3 साल के एक्सपायर होने फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रोमाइजेज, मतलब उसने अपना प्रोमाइजेज लेट आउट करा, उसके 3 साल के भीतर एक्सपायर होने पर वो पिटिशन लगाता है, तो तब भी उस जो टीनेंट हो उसको एक्विट किया जा सकता है। अब इसमें जो
सेकंड सबसेक्शन है कि अगर कोई डिपेंडेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है लैंडलॉर्ड का, जो कि मेंबर है आर्म फोर्सेज का, प्रिलिमिनरी फोर्सेज का, यूनियन का, जो कि मर गया है, ठीक है। इसमें क्या बात कही गई है कि वो उसकी डेथ हो गई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो वो पिटिशन लगा सकता है रैंड ट्रिब्यूनल में 1 साल के भीतर, ठीक है। इसमें आगे का प्रोविजन क्या कहा गया है कि एंटाइल टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन फॉर रेजिडेंटल पर्पस, पिटिशन इज फिल्ड विथिन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द सच मेंबर विथिन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ, 1 साल के भीतर उसको जो एक्ट शुरू हुआ है उसके अंतर्गत वो अपनी पिटिशन लगा सकता है उसकी डेथ के बाद में। और अगर डेथ होती है उसके इसमें आगे की प्रोविज़न भी है कि अगर डेथ लैंडलॉर्ड की होती है तो उसकी विडो के द्वारा पिटिशन अगर फिल की जाती है रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष में, तो वो रिकवर कर सकती है अपना इमीडिएट पोजीशन रेजिडेंटल पर्पज़ के लिए, उसके 1 साल के भीतर में वो पिटिशन लगा सकती है डेथ के 1 साल के भीतर। और इसमें अगर कोई जो लैंडलॉर्ड लेट आउट करता है एक से अधिक प्रोमाइजेज, तो जो पिटिशन है सबसेक्शन फर्स्ट में वो मेंटेनेबल होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ वन रेंटेड प्रोमाइजेज ओनली टू बी चूजन बाय द लैंडलॉर्ड। मतलब अगर एक से अधिक प्रोमाइजेज हैं और उसने एक के लिए पिटिशन लगाई है तो वो मेंटेनेबल होगा लैंडलॉर्ड के द्वारा ही कि भाई मैंने इस प्रोमाइजेज के बारे में पिटिशन सबमिट करी है, तो वो मेंटेनेबल होगा पिटिशनर के द्वारा नोट रेजिडेंटली हिज ओवन प्रोमाइजेज इन द सेम म्युनिसिपल एरिया। मतलब वो रेजिडेंटल के लिए नहीं होगा कि वो उसी में रहता हो, ये जरूरी नहीं है उसी म्युनिसिपल एरिया में। थर्ड जो सबसेक्शन में आते हैं, तो अगर लैंडलॉर्ड लेट आउट करता है अपना प्रोमाइजेज, फ्लोर का लेट आउट करता है, ठीक है, और अगर उसको इनकोर्ड हो गई है जो परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब अगर उसकी टांग टूट गई है या फिर कुछ और प्रोविज़न हो गया है कि वो चल फिर नहीं सकता या फिर वो उसको व्हील चेयर से काम करना पड़ता है, तो वो क्या करेगा कि अब वो क्या करेगा, वो फ्लोर वाला जो ग्राउंड फ्लोर वाला है वो उसको खाली करा लेगा, अनेबल टू यूज स्टेयरकेस एंड रिक्वायर द ग्राउंड फ्लोर premises for his own residence, and he shall on the petition on being filled on the behalf of rent tribunal, and he is entitled to recover immediate possession on the ground of uh, ग्राउंड फ्लोर premises एंड फर्निशिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द ड्यूली, मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लेगा जो हॉस्पिटल है परमानेंट डिसेबिलिटी के बारे में, और सेटिस्फाई करेगा रेंट ट्रिब्यूनल को, और सुटेबल रेजिडेंटल premises और पोजीशन, मतलब उसको पोजीशन वापस मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक और प्रोविजो बताया गया है, अगर कोई टेनेंट है जो प्रिपेयर्ड है विकेट द ग्राउंड फ्लोर का देने के लिए, वो सहमत है कि भाई मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दे दूंगा इन एक्सचेंज ऑफ premises ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द अपर फ्लोर, कि आप मेरे को अपर फ्लोर दे दो मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दे दूंगा, तो रेंट ट्रिब्यूनल पास कर देगी ऑर्डर इमीडिएट पोजीशन इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड ओनली द कंडीशन दैट लैंडलॉर्ड मेक अवेलेबल proportionately equal portion of the premises in his occupation on the upper floor of the tenant and term and कंडीशन एज मे बी फिक्स्ड बाय रेंट ट्रिब्यूनल, जो रेंट ट्रिब्यूनल कंडीशन फिक्स करे उसके बेस पर। अब हम आते हैं जो इसके फोर्थ सबसेक्शन के बारे में, अगर कोई लैंडलॉर्ड रिकवर करता है पोजीशन premises अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत, तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। अगर कोई लैंडलॉर्ड रिकवर करता है पोजीशन तो प्रोहिबिट कब किया जाएगा, 3 साल के भीतर, अगर उसने किसी, वही बात कही गई है इसमें, एनी अदर पर्सन विथिन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर इन केस ऑफ प्रोमाइजेज आर लेट आउट, अगर उसने 3 साल के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को प्रोमाइजेज को लेट आउट कराया है, तो क्या करेगा वो कि टेनेंट को वो पोजीशन रिस्टोर कर देगा, और जो एप्लीकेशन मूड हुई है रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष, रेंट ट्रिब्यूनल उस केस को डिस्पोज कर देगा एक्सपीडियसली सेक्शन 16 के प्रोसीजर के हिसाब से। अब हम आते हैं सेक्शन 11 की तरफ। सेक्शन 11 में जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो चैप्टर नंबर है 4। सेक्शन 11 में बात कही गई है कि रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगल डिस्पोजेस्ड टेनेंट, अगर कोई टेनेंट है जिसको डिस्पोजेस्ड किया गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा फ्रॉम द रेंटेड premises विदाउट हिज कंसेंट अदरवाइज देन बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो वो 30 डेज के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज, उसकी डिस्पोजिशन से 30 दिन के भीतर अपनी पिटिशन फाइल कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष। इसका प्रोसीजर हमें 12 में देखने को मिलता है। इसमें बात कही गई है कि अगर कोई टेनेंट या क्लेमिंग पर्सन अगर रिकवर कर रहा है पोजीशन को सेक्शन 11 के अंतर्गत, तो वो पिटिशन फाइल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष, और पिटिशन अकोम्पनीड, पिटिशन को लगाएगा किसके साथ में, एफिडेविट और डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो कि रिक्वायर है, ठीक है, और पोजीशन ले लेगा। और सेकंड सबसेक्शन में बात की है कि अगर रेंट ट्रिब्यूनल जिस पर की पिटिशन फाइल की गई सबसेक्शन वो नोटिस जारी करेगा उसको पिटिशन की कॉपी के साथ में, जिसके साथ में एफिडेविट और डॉक्यूमेंट जो जो डेट फिक्स की गई है वो 21 डेज की होगी फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस रिक्वायर द लैंडलॉर्ड टू सबमिट रिप्लाई। मतलब इसमें क्या है कि पिटिशन उसने लगाई 30 दिन के भीतर, तो उसने पिटिशन लगाई तो उसके साथ में एफिडेविट और उसके कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे। उस डॉक्यूमेंट्स के बाद में जो रेंट ट्रिब्यूनल है नोटिस जारी करेगी लैंडलॉर्ड को। नोटिस जारी करने का टाइम पीरियड कब हो, जारी करने के बाद में 20 डेज के भीतर लैंडलॉर्ड से वो रिप्लाई सबमिट करवाएगी कि जो कि एफिडेविट के द्वारा या फिर डॉक्यूमेंट्स के द्वारा रिक्वायर्ड है। तो और उस नोटिस की सर्विस इफेक्टेड होगी प्रोसेस बाय द सर्विस ऑफ द इसमें है प्रोसेस ऑफ द सर्विस ऑफ ट्रिब्यूनल एंड सिविल कोर्ट एज द केस में भी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट एंड नोटिस ड्यूली सर्व्ड बाय दीज मोड्स शैल बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट सर्विस। सफिशिएंट सर्विस में उसको मान दिया जाएगा कि इसके अंतर्गत सिविल कोर्ट में नोटिस जारी करके, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सबसेक्शन 3 में। जो लैंडलॉर्ड है सबमिट करेगा अपना रिप्लाई, कब रिप्लाई सबमिट करेगा, एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स में आफ्टर सर्विंग द कॉपी ऑफ द सेम पिटिशन विथिन ए पीरियड ऑफ 10 डेज के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। मतलब 10 दिन के भीतर जो लैंडलॉर्ड है अपना रिप्लाई पेश कर देगा, ठीक है। इसमें 10 डेज का जो है प्रोविजन बताया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। और रीजॉइंडर फाइल कर देगा पिटिशन और उस केस में अगर आफ्टर सर्विंग द कॉपी ऑफ सेम ऑन लैंडलॉर्ड। और मतलब रीजॉइंडर फाइल करने के बाद में 7 दिन के भीतर क्या है जो कि पिटिशनर है ना रीजॉइंडर फाइल कर देगा, उसके 7 दिन के भीतर क्या है लैंडलॉर्ड क्या करेगा सर्विस की डेट से रिप्लाई पेश कर देगा। फिर रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगी, डेट फिक्स करेगी हियरिंग की, जो कि फ्रॉम द डेट ऑफ जो 15 डेज में करेगी फ्रॉम द डेट ऑफ फिक्सिंग। रीजॉइंडर की डेट से 15 डेज के भीतर वो क्या है अपनी हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग क्या करेगी फिक्स करेगी, ठीक है। उस डेट को फिक्स करने पर जो कि पीरियड मतलब वो जो पिटिशन है ना वो 90 डेज में डिस्पोज हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। पढ़ते हैं सबसेक्शन 4। जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो समरली इंक्वायरी करेगी और अगर उसको लगता है डिटरमाइन करती है कि पिटिशनर इलीगल डिस्पोजेस्ड है, मतलब उसको बेदखल किया गया है नॉट इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो उसको क्या करेगी उसका जो प्रोमाइजेज है रेंटेड प्रोमाइजेज उसकी कंसेंट के बगैर उसको हटाया गया है, डिस्पोज किया गया है, तो उसको इमीडिएट रिस्टोर करेगी उस पोजीशन को। और ट्रिब्यूनल अवॉर्ड करेगी एडुक्वेट कंपनसेशन उसको जिन हार्डशिप और इनकन्वीनियंस के लिए कोज लुकिंग फॉर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब हम आते हैं चैप्टर 5 में, जहाँ से सेक्शन 13 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, जिसमें ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका प्रोसीजर है, रिविजन ऑफ रेंट है या एक्विशन है। तो इसमें जो सेक्शन 13 है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है रेंट ट्रिब्यूनल का कि स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट सच नंबर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एट द सच प्लेसेस एज मे बी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट रेंट ट्रिब्यूनल को कंस्टिट्यूट करेगी ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन द्वारा। इसमें जो सब सेक्शन कहा गया है इसमें बताया गया है कि 2 एंड मोर रेंट ट्रिब्यूनल आर कंस्टिट्यूट फॉर एनी एरिया। एक एरिया के लिए 2 से अधिक रेंट ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल इन स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, जो रेगुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस अमंग देम। थर्ड प्रोविजन में कहा गया है कि रेंट ट्रिब्यूनल कंसिस्ट करेगी, रेंट ट्रिब्यूनल क्या कंसिस्ट करेगी, एक से अधिक पर्सन जो रेफर्ड किए गए हैं जो उसके प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे जो अपॉइंट होंगे हाई कोर्ट के द्वारा। फोर्थ में कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंट द प्रेसिडिंग ऑफिसर of the rent tribunal unless he is the member of Rajasthan Judicial Service and not below the rank of civil judge or सीनियर डिवीज़न। जब तक वो सीनियर डिवीज़न सिविल जज वाला सर्विस का पर्सन नहीं होगा तब तक कि उसको प्रेसिडिंग ऑफिसर नहीं नियुक्त करेगी, ठीक है। सबसेक्शन 5 में आते हैं
कि नथिंग विद एनीथिंग कंटेन्स, जो हाई कोर्ट है जो ऑथराइज करेगा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक रैंक ट्रिब्यूनल का वो डिस्चार्ज करता है फंक्शन, तो वो दूसरे रैंक ट्रिब्यूनल का भी उसको फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए उसको क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोसीजर के बारे में जो सेक्शन 14 में बताया है, जो रिवीजन ऑफ रेंट के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड जो सिक करता है, जो 6 और 7 इसमें क्या है, जो कमेंसमेंट से पहले और एग्जिस्टिंग जो रिवीजन है इनकी पिटिशन लगाई गई है, तो सबमिट करते हैं अपनी पिटिशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल, जो एफिडेविट के द्वारा और डॉक्यूमेंट्स के द्वारा क्या है, अकम्पनीड है। तो उस पिटिशन के फिलिंग होने पर रेंट ट्रिब्यूनल नोटिस जारी करेगी, जिसमें पिटिशन की कॉपी होगी एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स के बाद में। तो जो अपोजिट पार्टी है वो क्या करेगी, 30 डेज के भीतर जो 30 डेज मतलब जो नोटिस का पीरियड है वो 30 दिन का देगी। ठीक है, अपोजिट पार्टी अपना रिप्लाई कब पेश करेगी, जो एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो 30 दिन के भीतर ही अपना रिप्लाई पेश करेगी फ्रॉम नोटिस की डेट से। और सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी इफेक्टिव, सिविल कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से ही वो रेगुलेट होगा। अब इसमें थर्ड में क्या कहा गया है कि पिटिशनर रिजोइंडर पेश करेगा और अपोजिट पार्टी पर उसकी सर्विस होने पर इसमें पिटिशनर क्या करेगा, रिजोइंडर पेश करेगा और मतलब अपोजिट पार्टी पर उसकी सर्विस होने के बाद में जो 15 डेज के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस रिप्लाई होने के बाद में 15 देर पर वो रिप्लाई करेगा। फोर्थ में क्या कहेगी कि रेंट ट्रिब्यूनल जो डेट फिक्स करेगी हियरिंग की वो क्या करेगी 90 डेज में नोटिस की सर्विस होने से। और फिफ्थ में जो कहा गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच हियरिंग, उस हियरिंग के दौरान ही वो समरली इंक्वायरी करेगी जो कि फिक्स करती है रेंट के रिवीजन के फॉर्मूला के हिसाब से जो 6 और 7 में बताया गया है। और रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करेगी जो इंडिकेट करती है डेट फ्रॉम विच द रेंट शैल बी, और पिटिशन डिस्पोज होगी 150 डेज के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस की डेट से 150 डेज के भीतर में उस जो पिटिशन का डिस्पोज हो जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 15 की तरफ, प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन ऑफ टीनेंट को बेदखल करने का प्रोसीजर क्या होगा। अब इसमें क्या है कि जो लैंडलॉर्ड या एनी पर्सन क्लेमिंग पोजेशन सेल फाइल ए पिटिशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल, सच पिटिशन शैल बी अकम्पनाई, वो अकम्पनाई होगी मतलब उसके साथ में एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स होगा। और लैंडलॉर्ड या पर्सन जो क्लेम करता है वो मतलब अपना पोजेशन लेने का रिलाई करेगा। और जो रेंट ट्रिब्यूनल है उस पिटिशन के फाइल होने पर सबसेक्शन 1 में जो नोटिस जारी करेगी और वही एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और 30 डेज में जो नोटिस जारी करेगी। नोटिस की डेट से ही टेनेंट का रिप्लाई क्या करेगी, रिक्वायर करेगी, जो कि एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ ही होगा, जिसमें मतलब द सर्विस ऑफ द नोटिस शैल बी इफेक्टेड, वो सिविल प्रोसीजर के हिसाब से इफेक्टेड होगा, सिविल कोड के प्रोसीजर के हिसाब से। ठीक है, टेनेंट अपना रिप्लाई पेश करेगा कितने दिन के भीतर, जो 45 डेज में फ्रॉम द डेट सर्विस नोटिस की मतलब नोटिस की सर्विस होने की 45 दिन के भीतर टेनेंट अपना रिप्लाई पेश करेगा। सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है। 4 में क्या है कि 45 डेज में वो रिप्लाई पेश कर देगा, जो पिटिशनर जिसने पिटिशन फाइल करी है रेंट ट्रिब्यूनल में, वो अपना जो क्या है रीजॉइंडर पेश करेगा कितने देर के भीतर, 30 डेज के भीतर। इसमें 40 डेज में उसने रिप्लाई पेश करा, 30 डेज में ये अपना रीजॉइंडर पेश कर रहा है। अब ठीक है, अब इसमें आते हैं सबसेक्शन 5 की तरफ। सबसेक्शन 5 में कहा गया है कि रेंट ट्रिब्यूनल क्या है, फिक्स करेगा डेट, हियरिंग की डेट फिक्स करेगा जो कितनी होगी 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस, 180 दिन के बाद की होगी नोटिस की डेट की बाद से। ठीक है, और वो पिटिशन को कब डिस्पोज कर दिया जाएगा, 240 डेज के भीतर फ्रॉम द नोटिस की सर्विस होने से 240 दिन के भीतर उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 6 में आते हैं कि रेंट ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच हियरिंग साल जो वो समरली इंक्वायरी करेगा, डीम नेसेसरी एंड डिसाइड द पिटिशन को डिसाइड करेगा। रेंट ट्रिब्यूनल आल्सो एफर्ट्स फॉर कंसिलेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, और एफर्ट डालेगा जिसमें कंसिलेशन सेटलमेंट है डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। 7th में क्या करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा उस पिटिशन को लैंडलॉर्ड के फेवर में इट शैल और रिकवरी ऑफ पोजेशन का सर्टिफिकेट जारी कर देगा। 8th में क्या करेगा, सर्टिफिकेट जो जारी हुआ है 7 में उसको एग्जीक्यूटेबल अगर नहीं होता है वो 3 मंथ्स के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन से 3
3 महीने के भीतर अगर वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है तो क्या करे, उसमें प्रोविज़न दिया गया है कि प्रोमाइजेज को लेट आउट करेगा अगर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो सर्टिफिकेट एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है 6 मंथ के भीतर। तो इन इन प्रोविज़न में क्या कर रहा है कि उसको पोजीशन वापस दे देगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 16 की तरफ, जिसमें रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन का प्रोसीजर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर लैंडलॉर्ड या कोई क्लेमिंग पर्सन है जो इमीडिएट पोजीशन में अपनी पिटीशन फाइल करते हैं रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष, तो एफिडेविट के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे इमीडिएट पोजीशन के लिए। अब इसमें रेंट ट्रिब्यूनल नोटिस जारी करेगा 30 डेज़ के भीतर, ठीक है। 30 डेज़ में वो रिक्वायर करेगा कि टेनेंट अपना रिप्लाई सबमिट करे उसी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और सर्विस ऑफ द नोटिस सिविल कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सबसेक्शन 3 की तरफ। इसमें जो कहा गया है कि टेनेंट अपना रिप्लाई सबमिट करेगा। टेनेंट कब सबमिट करेगा? जो कि 30 डेज से पीरियड अधिक नहीं होगा। फिर उसके बाद में जो पिटिशनर है, मतलब जो लैंडलॉर्ड है, वो अपना फाइल रीजोइंडर कब पेश करेगा? वो पेश करेगा 15 डेज के भीतर, ठीक है। अब जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो हियरिंग की डेट कब फिक्स करेगा? 90 डेज के भीतर नोटिस की सर्विस होने से। और पिटिशनर उसको पिटिशन को कब डिस्पोज करेगा? 150 डेज के भीतर। 150 डेज के भीतर उसको डिस्पोज कर देगा। अब रेंट ट्रिब्यूनल उस हियरिंग के दौरान में क्या करेगा? समरली इंक्वायरी करेगा, और अगर आवश्यक समझे तो वो डिटरमाइन कर देगा पिटिशनर लैंडलॉर्ड को एज कैटेगराइज, मतलब जो 10 के जो सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 से लेकर के 3 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं कि अगर वो आर्म फोर्सेस का, मिलिट्री सर्विसेज का मेंबर है या उसकी डेथ हो गई है, जिसमें प्रोविज़न कहा गया कि उसकी विडो है या फिर एज ए कोई डॉटर, मदर, फादर या फिर सन हो, तो उसको कैटेगराइज करते हुए वो क्या है, उसको कैटेगराइज करते हुए उसको पोजीशन दे देगा 1 से 3 में, और उस पिटिशन को डिस्पोज करेगा 120 डेज के भीतर फ्रॉम द सर्विस नोटिस की डेट से, और टेनेंट को जारी कर देगा सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन, ठीक है। अब इसमें सबसेक्शन 6 में जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है 5 में, वो एग्जीक्यूटेबल होगा 3 मंथ्स में फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन से 3 मंथ्स के भीतर वो सर्टिफिकेट एग्जीक्यूटेबल होगा। सेक्शन 16 में बात करते हैं, तो फिक्सिंग द डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल एंड सप्लाई द कॉपी ऑफ फाइनल ऑर्डर एंड द रेंट ट्रिब्यूनल वाई फाइनली डिसाइडिंग द पिटिशन इन विच, मतलब ये है कि अगर जो पार्टीज हैं जिनको रेंट ट्रिब्यूनल में रेंट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष में अपना जो पिटिशन है ना पेश कर सकती है, जिसमें जो रेंट ट्रिब्यूनल है जो डिसाइड करती है पिटिशन को, तो अगर ये प्रोसीडिंग एक्स पार्टी है, किसी पार्टी के अगेंस्ट में जो डेट फिक्स की गई है 2 मंथ्स एंड नॉट बियॉन्ड 6 मंथ, जो 2 महीने का पीरियड डिसाइड करा गया है लेकिन 6 महीने से अधिक का नहीं होगा उसके डिसीजन का, फ्रॉम द अपीयरेंस की पार्टी उसके समक्ष अपीयर हुए, तो वो क्या करेगा? पिटिशन प्रस्तुत करेगा अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष में, और जो अपील फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में लाई जाएगी, और जो पार्टीज है जो पिटिशनर के लिए अपीयर होती हैं अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, जो कि रिसीव करेंगी नोटिस एंड उस अपील पर, और फील्ड करेंगी फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में रेंट ट्रिब्यूनल, और जो डेट फिक्स की गई है शैल बी मेंशन इन द फाइनल ऑर्डर, मतलब जो डेट फिक्स की गई है वो फाइनल ऑर्डर में मेंशन होगी जो रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा पास होगी, और जो कॉपी होगी फाइनल ऑर्डर की वो इमीडिएटली ऑर्डर के पास होने पर डिलीवर्ड हो जाएगी पार्टी को अगेंस्ट में जिनके विरुद्ध वह पास हुई है, और ये ऑर्डर फाइनल होगा, पार्टली वन पर्सन के अगेंस्ट में होगा, पार्टली अदर पार्टी के अगेंस्ट में होगा, ठीक है। और बोथ पार्टी में अपील अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में दोनों पार्टी अपील कर सकती हैं, ठीक है। और जो कॉपी फाइनल ऑर्डर की बोथ पार्टीज को डिलीवर्ड हो जाएगी, फाइनल ऑर्डर की जिसमें एंडोर्समेंट होगा, कोर्ट की सील होगी, और प्रेसिडाइंग ऑफिसर की सील होगी, और जो सप्लाइड होगी इसके प्रोविजन के अंतर्गत, और जिसमें की अपील हो सकती है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 18 की तरफ, जिसमें जुरिडिक्शन का प्रोविजन कहा गया है कि रेंट ट्रिब्यूनल की जुरिडिक्शन क्या होगी। नथिंग विद एनीथिंग कंटेन्स एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन एन एरिया टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड ओनली रेंट ट्रिब्यूनल, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू हियर एंड
to hear and decide the petition relating to dispute between the landlord and tenant and matter connected therewith, ancillary thereof file अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट में की सिवा जो ये रेंट ट्रिब्यूनल है कोई भी सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन नहीं रखेगा। जहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल की जुरिडिक्शन है वहाँ पे कोई भी सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन रखेगा, जिसमें कि जो डिस्प्यूट है बिटवीन द लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो वो उसका डिसाइड रेंट ट्रिब्यूनल ही करेगा, कोई भी सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं होगी। अब इसमें हम आते हैं इसके प्रोविजो की तरफ, जिसमें क्या है कि रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी पिटिशन को, जिसमें कि प्रोविजन सबसेक्शन 2 एंड 3 जो कि अप्लाई नहीं होगी। डू रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो रेंट ट्रिब्यूनल है पिटिशन को डिसाइड करेगी, जो कि चैप्टर 2 और 3 में प्रोविज़न दी गए हैं, लेकिन जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत के प्रोविज़न नहीं आएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविज़न नहीं आएंगे। तो जो सब्सटेंटली लॉ एप्लीकेबल टू such matter in the same manner in which such law would be applied to have the dispute been brought before the civil court। मतलब जो सिविल कोर्ट की जो प्रोविज़न है वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंतर्गत नहीं आएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल उसमें जुरिडिक्शन नहीं रखेगी, उसका डिस्पोज नहीं करेगी। अब इसका जो सेकंड प्रोविज़न है इसमें कहा गया है कि नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू एम्पावर द रेंट ट्रिब्यूनल टू एंटरटेन द पेटिशन इन्वॉल्विंग सच डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू विच द प्रोविज़न ऑफ राजस्थान पब्लिक प्रमाइजेज एक्विशन of authorities occupation act and 1964 and act number 2 and 1965 and the Rajasthan premises requisition and the acquisition ordinance 1949 apply। इसमें क्या है कि ये इसके प्रोविज़न रेंट ट्रिब्यूनल के प्रोविज़न इन एक्ट्स पर भी कोई इफेक्ट नहीं करेंगे या फिर इसकी कोई जुरिडिक्शन नहीं डाली जाएगी इन पर। अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ, जिसमें कि पिटिशन रिकवर और अनपेड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट के लिए फील्ड की गई है, तो वो 14 के प्रोसीजर के हिसाब से डील करी जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। अगर कोई रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए कोई पिटिशन फिल गई है तो प्रोमाइजर और टेनेंसी के लिए प्रोविज़न जो चैप्टर 2 और 3 में कहा गया है तो अप्लाई नहीं होता है। जो टाइम शेड्यूल जो प्रोसीजर है ना 15 का, वो हम अप्लाई करेंगे इसके प्रोसीजर के हिसाब से, जिसपे कि चैप्टर 2 और 2 अप्लाई नहीं होता है। सबसेक्शन 4 में बात कही गई है कि अगर कोई पिटिशन शैल बी इंस्टीट्यूट बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल विथिन लोकल लिमिट्स हुज जुरिडिक्शन द प्रमाइजेज इज सिचुएटेड। मतलब जो प्रमाइजेज इंस्टीट्यूट की जाएगी रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष उसकी जुरिडिक्शन में जहाँ पर प्रमाइजेज सिचुएटेड है। ठीक है, अभी हम आते हैं सेक्शन 19 की तरफ। अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल अपील्स एंड लिमिटेशन देरो। इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी सच मेंबर ऑफ अपीलेंट। मतलब इसमें क्या है, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल उसकी अपील्स कैसे होगी या लिमिटेशन कैसे होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के नंबर को। और इसमें क्या है कि एट द एज मे बी नेसेसरी फॉर द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट्स। मतलब इसमें क्या है, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल एंड जो ऑफिशियल गैजेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करके और जो भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी द्वारा करके कि हमने अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में ये मैटर इंक्लूड कर दिए। और एक से अधिक रेंट ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट कर सकती है एक एरिया में। ठीक है, और गवर्नमेंट जनरल और स्पेशल ऑर्डर द्वारा रेगुलेट करेगी उनके बिजनेस को, जो क्या है डिवाइड करेगी। ठीक है, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल सबसेक्शन 2 में जो बात कही है कि वो जो बिजनेस को है अमोंग उनमें कैसे डिवाइड करेगी, एक एरिया में एक से अधिक रेंट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश कर सकती है जनरल स्पेशल ऑर्डर के द्वारा। सबसेक्शन 3 में बात की कि अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल कंसिस्ट करेगी एक व्यक्ति को, जिसमें रेफर्ड किया गया है कि टू एज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल टू बी हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होगा। ठीक है, सबसेक्शन 4 में कोई भी व्यक्ति एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंट अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज के कैटेगरी का नहीं है। तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज के कैटेगरी का है तो ही वो एलिजिबल अपॉइंट होगा अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडिंग ऑफिसर के लिए, जिसका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, सबसेक्शन 5 में बात कही गई है कि नथिंग विद एनीथिंग कंटेन हाई कोर्ट क्या है ऑथराइज करेगा प्रेसिडिंग ऑफिसर को एक रेंट ट्रिब्यूनल अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए दूसरे अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के लिए। ठीक है, सबसेक्शन 6 में जो फाइनल ऑर्डर पास होगा रेंट ट्रिब्यूनल का उसकी अपील अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में ही करी जाएगी। ठीक है,
इसमें क्या कहा गया है कि विथिन द लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन, जहाँ पर वो प्रमाइजेज सिटुएटेड है, ठीक है। अब अपील कैसे होगी, अपील 60 डेज के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनल ऑर्डर, फाइनल डेट से 60 डेज के भीतर होगी, ठीक है। अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल, अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल एम फीलिंग एन अपील अंडर सबसेक्शन, सबसेक्शन 6 में अपील को पेश करते हुए नोटिस जारी करेगा, जिसमें कि उस कॉपी के साथ में, अपील की कॉपी के साथ में जो रेस्पोंडेंट क्या करेगा, जो कि रैंड ट्रिब्यूनल ने डेट फिक्स करी गई है सेक्शन 17 में अपीयरेंस के लिए पार्टी की, ठीक है। तो रेस्पोंडेंट अगर अपीयर होने में क्या होता है, फेल होता है, तो वो क्या करेगा कि अपीलेंट रैंड ट्रिब्यूनल के समक्ष में जो डेट फिक्स गई है उस पे वो अपीयर होगा, और उसके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग अगेंस्ट में जो एक्स पार्टी उसके अगेंस्ट में पास हुई है, तो फाइनल ऑर्डर जो 17 में पास हुआ है एक्स पार्टी, जो उस पार्टी के अगेंस्ट में, तो अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें अपील की कॉपी के साथ में वो डेट फिक्स करेगा जो 30 डेज की होगी, जिसमें कि रेस्पोंडेंट को उसके समक्ष अपीयर होना है उस नोटिस की सर्विस की डेट से, ठीक है। अब सर्विस की नोटिस की डेट से, और जो कि रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट एंड नोटिस सर्विस के द्वारा, मेथड के द्वारा जो सफिशिएंट सर्विस, ठीक है। अब इसमें आते हैं सबसेक्शन 8 की तरफ। सबसेक्शन 8 में बात में कही गई है कि अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल जो डेट करती है, हियरिंग की डेट फिक्स करती है, जो कि 45 डेट से अधिक नहीं होगी, जो अपील की जो नोटिस की सर्विस होने के बाद से 45 डेज के भीतर नहीं होगी। अगर रेस्पोंडेंट जो कि डिस्पोज करने के लिए जो अपील करता है विथिन ए पीरियड, वो 180 डेज का होगा, जो अपील की नोटिस की सर्विस की डेट से, ठीक है। अपील एंड ट्रिब्यूनल अगर कंसिडर्ड करती है इंटरेस्ट इन अलाउइंग जस्ट एंड प्रॉपर डिसीजन, तो अलाउ करें एडिशनल, मतलब वो क्या है, अगर इंटरेस्ट में, तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या फिर एफिडेविट अलाउ कर सकती है उस पार्टी को प्रोसीडिंग्स की, मतलब अपील की किसी भी प्रोसीडिंग की स्टेज पे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सबसेक्शन 10 में। तो अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल इन इट डिस्क्रेशन इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास करेगी ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब अपील के दौरान वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास करेगी। सबसेक्शन 11 में क्या है, अपील को डिसाइड करेगी, ठीक है। अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। इसमें वो कन्फर्म करेगी, वेरी करेगी, सेट असाइड करेगी, रिवर्स करेगी, मॉडिफाइड करेगी जो ऑर्डर पास हुआ है ट्रेंड ट्रिब्यूनल के समय, और अगर आवश्यक समझती है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, तो केस का रिमांड पर कर देगी जो रैंड ट्रिब्यूनल का है। अपीलेंट रैंड ट्रिब्यूनल क्या करेगी, अप्रोप्रिएट रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करेगी। सी में क्या करेगी, डिसाइड करेगी अपीलेंट रैंड ट्रिब्यूनल की वो फाइनल होगा, कोई भी फर्दर अपील और रिवीजन नहीं लाई जाएगी उस ऑर्डर के अगेंस्ट में। और 12 में सबसेक्शन में क्या बात कही गई है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, मतलब किसी भी पार्टी नोटिस होने के बाद में पार्टीज को हियरिंग की सच डेट पर डिजायर करेगी कि उसको सुना जाए उसके खुद के मोशन पर, विदाउट सच नोटिस, उसके नोटिस के बिना अगर अपील रैंड ट्रिब्यूनल किसी भी स्टेज पर ट्रांसफर कर देगी केस को रैंड ट्रिब्यूनल को या एनी अदर रैंड ट्रिब्यूनल को डिस्पोजल करने के लिए, ठीक है। और केस अगर ट्रांसफर हुआ है सबसेक्शन 12 में, तो रैंड ट्रिब्यूनल वाइड डिस्पोज कर देगी सब्जेक्ट टू द स्पेशल डायरेक्शन इन ऑर्डर ऑफ प्रोसीड करेगी किसी भी स्टेज पर। I hope this video is helpful for your judiciary exam. I do in one part for section 1 to 19 and Rajasthan Rent Control, and second part में मैं आपको इसके आगे के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो so please subscribe and like subscribe my channel Legal Facts. Thank you.